तो 2m पे इधर से एक फोर्स लग गया, इधर से एक नॉर्मल लग गया, और नीचे लग गया 2mg, ऊपर लग गया एक नॉर्मल m बस। ये तो 2m का हो गया। और ये जो m ब्लॉक है इसका अपने एफबीडी बनाया, तो इस पे नीचे लग गया mg, ऊपर लग गया एक नॉर्मल इस पे n1, और इधर से लग गया m। सही बात है गलत बात? क्योंकि 2m उसको दोबारा होगा, ठीक है ना बेटा। 2m यहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा m पे, और m जो है वो 2m पे लगा रहा होगा। सही बात है गलत बात? और दोनों ब्लॉक राइट में जा रहे हैं। अरे हाँ या ना? दोनों ब्लॉक क्या है? राइट में जा रहे होंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना अभी? ठीक है, तो ये ब्लॉक भी राइट में जा रहा है। पहले बात तो ये वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है दोनों ब्लॉक, तो ये 2mg और ये नॉर्मल ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे भी ये नॉर्मल और ये n1 कैंसिल हो जाएंगे। सही बात है बोल, समझ में आ रही है? तो ये ब्लॉक भी राइट में जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, ये ब्लॉक भी राइट में जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम ही राइट में जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से। अरे हाँ या ना? हाँ। तो ये पूरा सिस्टम हो गया, ये राइट में ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है, इसलिए एक ब्लॉक ए से जा रहा है, वो भी ए से जा रहा है। तो पहले वाले ब्लॉक के लिए अपन फोर्स की इक्वेशन लगाते हैं, F माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 2m इंटू ए, और n इज इक्वल टू m इंटू ए। अरे हाँ या ना? आपने क्या निकालना था? नॉर्मल निकालना था। तो a को हटा दो, m a की वैल्यू किसके बराबर है? n के बराबर है, तो ये यहाँ पे पुट कर दो। F माइनस n इज इक्वल टू 2n, तो 3n इज इक्वल टू f, n इज इक्वल टू f बाई 3। सही बात है गलत बात? ये केस 1 मैंने सोल्व करके दिखा दिया जब आपका 2f पे फोर्स लग रहा था। अब केस 2 जो है वो तुम सोल्व करो। हाँ सर, अभी एक बार सोल्व करो फटाफट और मेरे को बताओ क्या होगा। यहाँ पे f फोर्स लग रहा है, अब बताओ नॉर्मल कितना आएगा इन दोनों के बीच में? 2f/3 आएगा। 2f/3। यस। चिल्ली कम है, याद है नहीं याद? एंड एस की वैल्यू क्या है? नहीं याद यार, वो दूसरा गिलास नहीं है। एंड एस की वैल्यू यहाँ पे 2f/3 आ गया। तो पहले केस में आपका नॉर्मल जो आया वो f/3 आया, दिख रहा है आपको? दूसरे केस में नॉर्मल आया 2f/3, क्योंकि यहाँ पे भी आपने एक्सेलेरेशन मान लिया कुछ एडेस। अरे हाँ है ना? तो ये एडेस की वैल्यू आएगी, पहले अपने सिस्टम लेके भी सोल्व कर सकते हैं इसको, एडेस को सिस्टम लेके निकाल सकते हैं। तो एडेस की वैल्यू आएगी f/3 है। अरे हाँ या ना? आएगी नहीं आएगी? हाँ। तो 2m ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाए केवल 2m का, तो उस पर तो ये नॉर्मल लग रहा है ना एंडेस, और तो कोई फोर्स है नहीं 2m पे। तो इसको भी एक्सेलेरेशन कितना हुआ? इसका भी एक्सेलेरेशन हुआ f/3 है। तो एंडेस की वैल्यू आ जाएगी 2m इंटू f/3 है, तो 2f/3। सही बात है गलत बात? सर एन डैश में 2m जी, क्यों लिया सर? m क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने एफबीडी किसका बनाया है? 2m का बनाया। अच्छा, 2m का ऊपर बनाया तो लिखा है। 2m के ऊपर एंडेस लग रहा है ना। अगर m का बनाएंगे तो m के लिए तो ये काम करेंगे ना, फिर इस पे f, सॉरी, इस पे इधर से f और इधर से एंडेस। इसके लिए तो ये लिखेंगे कि अगर a से जा रहा है इधर, तो f माइनस एंडेस इज इक्वल टू m इंटू a की वैल्यू f/3 है, ये लिखेंगे ना। तब यहाँ से एंडेस की वैल्यू आएगी। ये m के लिए हो गया और ये 2m के लिए हो गया। नहीं समझे मेरी बात? समझे सर। तो पहले अपन एक्सेलेरेशन निकालने के लिए सिस्टम भी मान सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाले केस में ना सिस्टम नहीं माना, दोनों को अलग अलग सोल्व किया और एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन ले लिया दोनों का सेम। तो आप पहले एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हो सिस्टम मानकर। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? और फिर एंडेस निकाल सकते हो, किसी एक ब्लॉक को ले लो, दोनों में से किसी एक का एफबीडी बना लो, या तो 2m का बना लो, या फिर या तो इसका 2m का बना लो, या फिर m का बना लो। इन दोनों में से किसी एक का एफबीडी बना लो। तो यहाँ पे मैंने 2m का बनाया, तो 2m का बनाया तो यहाँ पे बस एक ये वाला एंडेस फोर्स लगेगा 2m पे,
और तो कोई फोर्स ही नहीं होती, एंडेस ले लिया मैंने। समझ में आ रही है बात? यस अगर एम का बनाऊंगा तो एम के ऊपर एक तो ये एफ फोर्स लग गया और एक यहाँ से एंडेस लग गया 2m से, तो ये एफ और एंडेस दोनों ले लिया मैंने इसमें। नहीं समझे क्या? समझ गए। किसी एक को ले लो। तो इस वाले केस के अंदर नॉर्मल आया 2f/3, ऊपर वाले केस में आया नॉर्मल f/3, तो दोनों का रेशियो लोगे तो 1/3 अपॉन में 2f/3, तो ये f से f कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/3। समझ में आ रही है बेटा बात? n अपॉन में n डेज का रेशियो इज 1/3। तकलीफ है बेटा किसी को? नो छाप लो भाई। और कोई डाउट है? नहीं सर। पार्ट 1 में बी सेक्शन में और कोई डाउट है? नो कौन सा B2 डाउट है क्या? नहीं, नो सर। अच्छा, पार्ट 2 में कोई डाउट है? हाँ सर, डाउट। जो भी डाउट है मेरे को व्हाट्सएप कर दो। सर ये वाला क्वेश्चन भी नहीं, इंजन ऑफ कार, हाँ जी, द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस। आवाज नहीं आ रहा, कौन सा बोल रहे हो? सर भेज दिया। भेज दिया। इसमें से कौन सा बताना है? सर लिखा ना B2। B3। अच्छा, B2, द इंजन ऑफ ए कार। Engine of a car produces 4 meter per second square in car. If the car pulls another car of the same mass. एक कार है, ठीक है ना, और इस कार पे इंजन कुछ फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इस कार का एक्सेलरेशन आ रहा है आगे की ओर, ये, ठीक है ना। हाँ तो ये F अपॉन M की वैल्यू A होगी। अगर सेम मास की दूसरी कार भी इसके साथ जुड़ी हुई है तो फोर्स तो वही लग रहा है F, एक्सेलरेशन कितना होगा? नया एक्सेलरेशन A डेस मान लेता हूँ, राइट। यस तो A डेस की वैल्यू क्या होगी? F/2। तो अगर पहले वाला एक्सेलरेशन 4 था, F वाला अब वाला एक्सेलरेशन क्या होगा? 4/2। सर A डैश। A डेस जब दूसरी कार इसके साथ अटैच होगी, आज सिस्टम दिया है आपने। हाँ पूरे सिस्टम पे F फोर्स लग रहा है ना अभी। बीच के फोर्स को तो इंटरनल यस फोर्स यस हो गया ना। बराबर। बीच का जो टेंशन फोर्स है यहाँ पे, वो तो इंटरनल फोर्स हो गया, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे हाँ है ना। यस और कोई डाउट है? बस। चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था ये बता दीजिए।
सर एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में होमवर्क। कौन सा क्वेश्चन दिया था? सो एक ट्रायंगल है, नीचे बेस एंगल तो 37 डिग्री और एक एक साइड मिनट 10 एक मिनट kg। एक मिनट, आवाज आपकी ढंग से नहीं आ रही मुझे। सर अभी आ रही है? मैं ईयरफोन लगा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ अब बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ अब बताइए, कौन सा क्वेश्चन था? सर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। बेस एंगल्स 37 डिग्री 43 डिग्री, ओ नॉर्मल है। ठीक है, समझ गए। रुको रुको रुको, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री, राइट? यस। यहाँ पे दो ब्लॉक है। M2 ठीक 5 है, kg, M2 5 kg का, M1 10 kg। 10 kg का, और ये फिक्स्ड है ना? ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ M1 एंड M2, ये क्वेश्चन था, राइट? एंड टेंशन। एक्सेलेरेशन ऑफ M1 एंड M2 एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो आप लोगों ने किया, इसको अटेम्प्ट किया? यस सर। कितना आया एक्सेलेरेशन? 4/3 मीटर। 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का। सर वो दो कैसे फाइंड करना सर समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, सर दो कैसे फाइंड करना वो समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने। नहीं दोनों का एक्सेलेरेशन सेम आया होगा ना? हाँ सर। 4/3। और सेम क्यों आएगा ये आपको नहीं समझ में आया? हाँ सर सेम क्यों आएगा समझ में। ओके, सेम तो देखो इसलिए आएगा क्योंकि ये दोनों एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं। सही बात है गलत बात? तो अगर ये एंड कुछ एक्सेलेरेशन से चलेगा तो ये रस्सी का दूसरा एंड भी तो उसी एक्सेलेरेशन से चलेगा ना? अच्छा। इसलिए एक्सेलेरेशन सेम आएगा। यस सर। तकलीफ है? हाँ सर समझ गया। अब अपन कोई एक ब्लॉक का एपीडी बनाते हैं। हाँ भाई, बाकी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा ना, ये एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है। मीटिंग में तो बाकी बच्चे भी है ना? हाँ सर किया है। रिप्लाई करो यार थोड़ा, ठीक है? ये एक बच्चा है सम्यक जैन जो रिप्लाई कर रहा है, बाकी हाँ तो कोई सर। कर नहीं रहा है। ठीक है हाँ बेटा, सर। चलिए। तो अपन एफबीडी बनाते हैं, सबसे पहले किसका बनाएं? इस M1 का बनाते हैं, ठीक है? M1 का एफबीडी बना लेते हैं। तो यहाँ पे M1 है और इसकी बाउंड्री देखें तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है, राइट? और एक यहाँ पे रस्सी का कॉन्टेक्ट है ना? 2.2। तो इस पे हाँ सबसे सर। पहले नीचे लग गया M1G, यहाँ पे लग गया टेंशन और यहाँ पे लग गया नॉर्मल। सही बात है गलत बात? अब आपको क्या करना है? हाँ चूज ए सर। कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बढ़िया से दो एक्सिस चूज कर लो। सही बात है गलत बात? एक एक्सिस हाँ तो मैंने सर। ये चूज कर ली,
एक एक्सिस मैंने ये चूज कर ली, क्यों? क्योंकि मेरे दो फोर्स इन्हीं दो एक्सिस के अलोंग थे। mg जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, सही बात है गलत बात? है ये हाँ m1g है, सर। ये हाँ डिफरेंट सर। डायरेक्शन में है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस m1g के दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है 37 डिग्री। तो बताइए m1g का कौन सा कंपोनेंट कितना आएगा, बताइए भाई। सर एन से पर हाँ, नेगेटिव एक एक्स कंपोनेंट एक्सिस तो, वाला एक तो ये mg कंपोनेंट cos आएगा, ये mg cos 37 आएगा, क्योंकि ये एंगल 37 होता है, तो मैंने बताया था ये वाला 37 होता है, राइट? ये 90 माइनस 37 और ये 37, तो ये आ गया mg cos 37 दैट इज 4/5, और ये आ गया mg sin 37 दैट इज 3/5। अरे हाँ है ना? चलो मैं लिख देता हूँ, दिस इज mg cos 37 एंड दिस इज mg sin 37। ठीक है, अब अपने को क्या लगाना है, न्यूटन्स लॉ। यहाँ पे दो डायरेक्शन है, देखिए एक डायरेक्शन तो आपकी ये वाली होगी, तो इस एक्सिस के अलोंग, सही बात है गलत बात? तो क्या ब्लॉक इस एक्सिस में इक्विलिब्रियम में है, बताइए? क्या ब्लॉक ऊपर या नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा, नहीं सर। नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, सही बात है गलत बात? ये ऊपर का फोर्स और नीचे के फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर, है ना? तो इस एक्सिस को मैं पी एक्सिस बोल देता हूँ और इस एक्सिस को मैं क्यू एक्सिस बोल देता हूँ, सही बात है गलत बात? ठीक है ना? तो इसको मैंने पी एक्सिस बोला और इसको मैंने क्यू एक्सिस बोला। अब ये जो ब्लॉक है हमारे पास m1, m1 is in equilibrium, m1 is in equilibrium in p axis along p axis, सही बात है गलत बात? सो p एक्सिस के हाँ फोर्सेस सर। बैलेंस होने चाहिए, p एक्सिस में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, अरे हाँ या ना, एफ नेट जीरो होना चाहिए। तकलीफ है? और अगर p एक्सिस में एफ नेट जीरो है तो ये n जो है नॉर्मल आपका वो mg 4/5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू 4/5 mg। ये बात तो हमें यहाँ से क्लियर होगी। अब बात करते हैं ये क्यू एक्सिस की। तो एक बात बताइए, क्या इस एक्सिस के अलोंग ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, क्यू एक्सिस के अलोंग? क्यू एक्सिस तो इस सरफेस के पैरेलल वाली होगी ना, समझ में आ रही है बात? तो क्या ये क्यू एक्सिस के अलोंग पैरेलल ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, क्या ब्लॉक रेस्ट पे है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, हो सकता है ब्लॉक इधर मूव कर रहा हो सकता है ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा हो, ये भी हो सकता है, सही बात है गलत बात? इसलिए क्यू एक्सिस के अलोंग हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते, इसलिए क्यू एक्सिस के अलोंग मैं इसको इक्विलिब्रियम नहीं मान रहा हूँ। नाउ अप्लाई न्यूटन्स लॉ अलोंग क्यू एक्सिस, अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं है, नाउ अप्लाई न्यूटन्स लॉ अलोंग क्यू एक्सिस। ठीक है ना बेटा? तो क्यू एक्सिस में मैं ये मान रहा हूँ कि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, क्यू एक्सिस में क्यू एक्सिस में मैं ये मान लेता हूँ कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा नीचे है, की ठीक है ना? डायरेक्शन में। ये मान लेता हूँ एक बार के लिए, पता नहीं ऊपर जा रहा हो, ये भी हो सकता है, पर मैंने मान लिया कि ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है, लेट अस अज्यूम। तो इसके ऊपर ये हो गया चलाने वाला फोर्स और ये हो गया इसको रोकने वाला फोर्स, दो फोर्स हो गए ना, ये और ये। तो ये चलाने वाला हो गया और ये रोकने वाला हो गया, अरे हाँ या ना?
समझ में आ रही है Yes, बात? sir. तो चलाने वाला फोर्स हो गया 3/5 mg, माइनस रोकने वाला हो गया T, तो नेट फोर्स हो गया तेरा इतना। दैट इज इक्वल टू, ये M1 ब्लॉक है भाई, M1 है तो इसको M1 मास लेता हूँ मैं, ठीक है ना, मैं M ही ले रहा हूँ बस। तो M1 इंटू ए, तो ये एक मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब मैं करने को तो यहाँ से भी सोल्व कर सकता हूँ, एक्सेलेशन निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं एक्सेलेशन निकालूं तो मेरे पास ये टेंशन एक वेरिएबल आ जाता है, और इस टेंशन की वैल्यू मुझे पता नहीं है। नहीं. सही बात है गलत बात? इसलिए इस टेंशन की वैल्यू अगर मुझे पता लग जाए तो मैं यहाँ से एक्सेलेशन निकाल सकता हूँ। इस M1 को बस नीचे लेके आना है। अरे हाँ है ना, M1 को नीचे ले Yes, आऊंगा sir. हाँ और सर। एक्सेलेशन निकाल दूंगा। लेकिन इस टेंशन की वैल्यू पता नहीं है। तो जब आप इस तरीके से न्यूटन लॉ लगा के अगर एक इक्वेशन बना लेते हो, लेकिन इक्वेशन तो आपके पास एक ही बनी है और वेरिएबल उसमें दो है, टेंशन भी वेरिएबल है और एक्सेलेशन भी वेरिएबल है। अगर एक ही वेरिएबल होता, टेंशन हमें पता होती, तो हम एक्सेलेशन निकाल देते, लेकिन टेंशन हमें पता नहीं है, इसलिए इसमें दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक है, तो हमें दो दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। सही बात है गलत बात? तो इस ब्लॉक के लिए तो हम हाँ सर। दोनों डायरेक्शन में इक्वेशन बना चुके हैं, पी एक्सिस में भी बना चुके हैं और क्यू एक्सिस में भी बना चुके हैं। ये पी एक्सिस की होगी और ये क्यू एक्सिस की होगी। सही बात है गलत बात? पी एक्सिस में तो बनी इक्विलिब्रियम की और क्यू एक्सिस में बनी न्यूटन लॉ की। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. इसलिए अब मैं दूसरा बनाने के लिए दूसरे ब्लॉक को चूज करूंगा और इस पे फिर सेम यही कहानी करूंगा। तो दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन बना के दिखाओ आप मेरे को। अभी मैंने पहले ब्लॉक की आपको बना के सिखा दिया है, तो आप दूसरे ब्लॉक की बना के दिखाओ मुझे। बनाओगे? हाँ सर। तो ये हो गया दूसरे ब्लॉक का सरफेस, जो कि हमारे पास है यहाँ से 53 डिग्री एंगल पे, और इसके ऊपर पड़ा है तुम्हारा दूसरा ब्लॉक। ठीक है, तो इसको फटाफट अब मेरे को इसका, इसमें भी मैं दो एक्सिस ले लेता हूँ पहले। चलो इसका एफबीडी बना दो दूसरे ब्लॉक का। एफबीडी बनाओ भाई इसका सबसे पहले तो। बना लिया? 2 मिनट लगाओ, इक्वेशन बनाओ फटाफट। आवाज क्लियर आ रही है ना आज आप सभी को? हाँ सर. यस सर। बन गया क्या एफबीडी? यस सर। सॉल्व भी हो गया, क्वेश्चन भी बना ली?
इस पे एक नीचे तो लग गया M2G, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है इसलिए यहाँ पे लग गया नॉर्मल, इसको एन डैश बोल देता हूँ, और यहाँ पे लग गया टेंशन। सही बात है गलत बात? देखिए आप, ये कॉन्टेक्ट सरफेस थी तो यहाँ पे नॉर्मल लग गया, यहाँ पे टेंशन लग गया, और यहाँ पे नीचे की ओर एम जी लग गया। सही बात है गलत बात? दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर। यस सर। तो ये 3 फोर्स लगा दिए मैंने, ये लगा दिए यहाँ पे। अब 2 एक्सिस चूज कर लेता हूँ मैं। सही बात है गलत बात? यस। हाँ, 2 एक्सिस चूज कर लेता हूँ मैं, और लेट अस सपोज मैंने एक एक्सिस तो ये चूज कर ली, और एक एक्सिस मैंने ये वाली चूज कर ली, क्योंकि मेरी मैक्सिमम फोर्स इसी एक्सिस, इन्हीं एक्सिस के अलोंग है। इस एक्सिस को मैंने आर एक्सिस बोल दिया, और इसको मैंने कुछ बोल देता हूँ, टी एक्सिस बोल देता हूँ, राइट? तो बताइए ये ब्लॉक कौन सी एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में है, आर एक्सिस और टी एक्सिस? हाँ जी, आर एक्सिस। आर एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में है। तो आर एक्सिस के फोर्स क्या होने चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। सही बात है गलत बात? एक बात बताओ, टी एक्सिस जो है वो यहाँ पे 53 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो तो ये एंगल कितना होगा? 37 होगा ना ये। सही बात है गलत बात? क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अरे हाँ या ना? और अगर ये 37 होगा तो ये कितना होगा? 53 होगा। अरे सुन रहे हो मेरी बात? तो यस बात सर। ये है कि जब ये 53 होगा तो उसके साथ साथ ये 53 होगा। अरे हाँ या ना? समझ में आ रही है बेटा बात मेरी? जब भी यहाँ पे एंगल 53 होगा तो यहाँ पे एंगल 53 होगा। ये बात सबको समझ में आया? तो यस सर। एम जी फोर्स आपका यहाँ पे 53 एंगल बना रहा है। अगर यहाँ पे 53 एंगल बना रहा है तो एम जी का एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, है ना? तो ये कंपोनेंट होगा एम जी कोस 53, और ये कंपोनेंट होगा एम जी साइन 53। सुन रहे हो बेटा मेरी बात? तो अब जो मेन एम जी है उस मेन एम जी को यहाँ से हटा सकते हो आप। सॉरी, ये तो पूरा ही सिस्टम हट गया। ठीक है ना? इस मेन एम जी को यहाँ से हटा सकते हो, जाने दो इसको भाड़ में, क्योंकि इनके 2 कंपोनेंट ले लिया आपने। सही बात है गलत बात? अरे हाँ है ना? उसको उसके 2 कंपोनेंट में पढ़ लिया। यस। अब आर एक्सिस के अलोंग आर एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम इन आर एक्सिस। भाई कलर वलर अब तो दिख रहे हैं ना आपको? लाइट तो नहीं दिख रहा ना? हाँ दिख रहे, नहीं सर दिख रहे दिख रहे। ठीक। तो आर एक्सिस के अलोंग आपने इक्विलिब्रियम में लिया, तो ये एम जी कोस 53 और ये नॉर्मल, ये दोनों आपके बैलेंस हो जाने चाहिए। सही बात है गलत बात? नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए आर एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे एन डैश जो है वो एम जी कोस 53 के बराबर हो जाएगा। सही बात है गलत बात? तो एम जी इंटू 4/5, ये एन डैश हो जाएगा, राइट? और टी एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? टी एक्सिस के अलोंग बताइए। एक्सेलरेशन। टी एक्सिस के अलोंग कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, हमने अभी अभी लिया, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। अरे हाँ है ना? तो ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, दोनों का नेट क्या होगा? ऊपर की ओर होगा।
अरे हाँ या ना। तो इधर इसका नेट एक्सेलेरेशन आपको ऊपर की ओर मानना पड़ेगा। देयर इज नो इक्विलिब्रियम अलोंग पी एक्सिस, तो लेट देयर बी एन एक्सेलेरेशन ए, क्योंकि वो ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, पी एक्सिस के अलोंग सॉल्व कर देते हैं, अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ अलोंग पी एक्सिस। तो ये M2 ब्लॉक है, इसमें ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन, नीचे की ओर लग रहा है M2 जी साइन 53, तो इसको 4/5 कर देता हूँ। तो ये ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ऊपर की ओर है, तो T माइनस 4/5 mg मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू ए, तो ये M2 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई यहाँ पे। समझ में आ रही है तो बात। अरे आ रहा है समझ में। हाँ सर। अरे अब आप देखिए कि यहाँ पे आपने ये दूसरी इक्वेशन ये वाली बना ली इस ब्लॉक के लिए, और सर पहले वहाँ पे आपने थ्री पहले बाई फाइव होना चाहिए ना, साइन कॉस 53 है ना फिफ्टी बेटा। थ्री का। सर अच्छा कॉस फिफ्टी कोस, थ्री वाला। अच्छा कोस कोस वाला सही कह रहे हाँ हो आप। सर। कोस वाला 3/5 होना चाहिए। सॉरी शक्तिमान, ये बड़ा हो गया। ये लो भाई 3/5 कर दिया, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन बना ली हमने, और ये पहली इक्वेशन बना ली। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्सेलेरेशन एंड टेंशन। सही बात है गलत बात। टेंशन एंड एक्सेलेरेशन दो वेरिएबल, और यहाँ पे भी हमारे पास टेंशन और एक्सेलेरेशन दो वेरिएबल और दो इक्वेशन। समझ में आ रही है बात। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर हम ऐड करेंगे तो ये माइनस का टी और ये प्लस का टी कैंसिल हो जाएगा। सही बात है गलत बात। सुन हाँ रहे हो क्या। सर। तो नाउ हाँ सर। add two equations by adding equation 1 and 2. इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3/5 m1g माइनस 4/5 m2g। m2g इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है m1a और इधर राइट हैंड साइड में है m2a। सुन रहे हो मेरी बात। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3m1 माइनस 4m2 इंटू जी अपॉन में 5m1 प्लस m2। अरे हाँ या ना, ये एक्सेलेरेशन आ गया। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है। नो सर। नहीं सर। m1 और m2 की वैल्यू क्या दे रखी थी, 10 kg एंड 5 kg। ये वैल्यू रख देता हूँ, वैसे तो ये मेरे को शुरू से लेके जानी चाहिए थी लेकिन मैंने रखी नहीं। तो 10 माइनस 3 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 5 इंटू जी। तो जी को भी 10 ले लेता हूँ, या जी को जी पड़ा रहने देता हूँ, है ना। अपॉन में 5 इंटू 10 प्लस 5। तो ये ऊपर हो गया बेटा 30 माइनस 20, 10 हो गया, और नीचे हो गया 5 इंटू 15, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2/15 इंटू जी। सही बात है गलत बात। दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो जी को अगर 10 लोगे तो 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सुनते हो मेरी बात।
अरे आया समझ में सभी को? हाँ सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए। दिस इज a string of mass m and length l. Has mass m, has mass m and length l. Is on a is placed on a horizontal smooth surface and pulled by a constant force F along its length. Find tension in the string as a function of distance x from the last end. ठीक है भाई। सर एक्स लिखा है एन लिखा है? एक्स एक्स, ये एक्स बना के दिखाया है ना यहाँ पे, यहाँ से एक्स दूरी पे, यहाँ पे टेंशन क्या होगी रस्सी के अंदर, ये टेंशन पूछी जा रही है आपसे। ठीक है।
हाँ जी, सोल्व करें इसको। सोल्व करूं Yes. क्या? अच्छा, ये बात बताओ, तुम्हें मैंने ये क्वेश्चन करवाया होगा कि बहुत सारे ब्लॉक हैं, जिसका ये मास है m1, ये मास है m2, ये m3, ये m4, और इनके बीच में रस्सी है और इनको F4 से खींचा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे टेंशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा? ट्रेन वाला क्वेश्चन करवाया था ना एक बार, याद है आपको? पिछले क्लास में करा। पिछली क्लास में करवाया है। तो आप बताओ फिर मेरे को, T1 की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? M1 का FBD बना हाँ जी, M1 का FBD बना के। m1 का एपीडी, लेकिन उससे पहले हमने पूरे को सिस्टम लेके अच्छा। एक्सेलेशन निकाला था, राइट? कि पूरा सिस्टम ए एक्सेलेशन से जा रहा है, दैट इज इक्वल टू F बाय m टोटल। अरे हाँ या ना? निकाला था नहीं निकाला था? बोलो भाई। निकाला। पहले एक्सेलेशन निकाल लिया सभी का, फिर केवल m1 का एपीडी बनाया कि इस पे केवल T1 लग रहा है, तो इसका एक्सेलेशन जो अभी अभी निकाला था, इसलिए T1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। तो यहाँ से T1 निकाल लिया था। अरे हाँ या ना? समझ में आई बेटा बात? अच्छा, Yes, sir. इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? सर यहाँ डिफरेंट पार्ट्स में। यहाँ पे तो डिफरेंट पार्ट्स दे रखे थे और इन पार्ट्स को आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते थे, ये आपस में कनेक्टेड थे, राइट? और अभी जो आपको रस्सी दे रखी है, उस रस्सी में भी बहुत सारे पार्ट हैं और वो आपस में कनेक्टेड है। समझ में आ रही है बात? इसमें अलग अलग मास थे ना जो आपस में कनेक्टेड थे, तो इन सभी मास पे मिला के फोर्स लग रहा था। वैसे ही इस रस्सी में बहुत सारे मास, ठीक है ना, डीएम डीएम डीएम, और ये आपस में कनेक्टेड है। सुनना मेरी बात? और इन सब पे मिला के फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? एक्सेलेरेशन निकालोगे। पूरी रस्सी का मास m है, तो पूरी रस्सी a एक्सेलेरेशन से आके जा रही है, ठीक है ना? कंसीडरिंग स्ट्रिंग एज ए सिस्टम, कंसीडर स्ट्रिंग एज ए सिस्टम। रस्सी को सिस्टम कंसीडर करो और F इज इक्वल टू m इंटू ए लगाओ, तो A ऑफ स्ट्रिंग इज F बाई m। सही बात है गलत बात? लेकिन आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया है कि इस रस्सी के x लेंथ पे, यहाँ से x लेंथ का यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो एक हिसाब से आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ वाली T1 कितनी है, या फिर T2 कितनी पूछती है, या T3 कितनी है, ये पूछा जा रहा है। सही बात है गलत बात? तो मैंने क्या किया, जहां पे मेरे को टेंशन पूछा जा रहा है, अब मैं इसको पूरा सिस्टम नहीं ले सकता। अगर मैंने इस पूरे को सिस्टम ले लिया तो ये फोर्स मेरा इंटरनल फोर्स हो जाएगा। सही बात है गलत बात? इसमें सिस्टम के आगे वाले पार्ट ने पीछे वाले पार्ट पे लगाया और पीछे वाले ने आगे वाले पे लगाया। अरे हाँ या ना? इसलिए इस पूरे को सिस्टम लेने की बजाय मैं इसको इसको अलग सिस्टम ले लूं और इसको अलग सिस्टम ले लूं। सही बात है गलत बात? तो अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए, पीछे वाले पार्ट को अलग पार्ट मान लीजिए और इसको अलग पार्ट मान लीजिए, ठीक है?
सोल्व कीजिए भाई एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। टेंशन निकालिए एक बार। सर टेंशन के लिए वो रस्सी जो जो एक्स डिस्टेंस में थी सर, उसका मास कितना कितना होगा सर? देखो एल लेंथ का मास एम है, तो पीछे वाली एक्स लेंथ का मास कितना होगा वो कैलकुलेट कर लो। एल लेंथ का मास। एल लेंथ दे रखी है ना रस्सी का, हाँ सर। उसका मास एम है, तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा। m/l/x। बस, तो पीछे वाले का मास आ गया तो आगे वाले का भी आ गया, दोनों पार्ट के अलग अलग मास आगे नहीं आ गए। ओके सर। सर हो गया। हाँ बेटा हो गया। हो गया क्या। अब देखिए ये पीछे वाले पार्ट का मास कितना होगा, इस वाले पार्ट का। अब पूरी एल लेंथ का मास एम है, तो एक्स लेंथ का कितना होगा ये निकाल नहीं सकते। तो पार्ट वन का मास जो है, ठीक है ना, कंसिडर स्ट्रिंग एज टू सिस्टम 1 and 2। वन एंड टू, और ये मैंने डायग्राम में दिखा दिया, ठीक है ना। तो मास ऑफ वन कितना होगा, तो एल लेंथ का मास है एम, यूनिट लेंथ का मास होगा m/l। अरे हाँ या ना। तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा, m/l × x। सही बात है गुड। दिस इज मास ऑफ वन। इसी तरीके से दूसरे का मास कितना होगा, m - m1 इज मास ऑफ टू। टोटल मास m है, जिसमें से पहले का मास m1 है, दूसरे का कितना होगा m - m1। तो m/l × l - x, दिस इज m2। ये दूसरे का मास होगा। सही बात है गुड। अब रस्सी के दो पार्ट हैं, ये m1 मास हो गया और ये m2 मास हो गया। सही बात है गुड। दोनों पार्ट ए एक्सेलेरेशन से जा रहे हैं, जिसका ए एक्सेलेरेशन ये है, तो ये एक्सेलेरेशन भी a = f/m हो गया, और ये भी a = f/m हो गया। अरे हाँ या ना। पीछे वाले का एफबीडी बनाएं, तो इसके ऊपर आगे की ओर फोर्स लग रहा है T, और इसके ऊपर पीछे की ओर फोर्स लग रहा है T। अरे हाँ या ना। यस। और इसके ऊपर तो एक फोर्स और भी लग रहा है, कैपिटल F। लेकिन आप इन दोनों में से किसी एक को सोल्व कर लो, या तो पीछे वाले को सोल्व कर लो या फिर आगे वाले को सोल्व कर लो। सही बात है गलत। इस सिस्टम को मैं थोड़ा सा उठा के इधर कर देता हूँ, ठीक है भाई। अरे हाँ या ना।
और यहाँ पे टेंशन लगा देता हूँ टी और इसको टेंशन उठा देता हूँ। इन दोनों में से किसी एक को सोल्व कर लो, आपकी इच्छा है उसी को सोल्व कर लो। तो लेट अस सपोज मैं इसी को सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टी हो गया m1 इंटू ए, तो टी की वैल्यू आ गई, m1 की वैल्यू कितनी है m/l इंटू एक्स, और ए की वैल्यू है f/m, तो दिस विल बी इक्वल टू f/l इंटू एक्स। दिस इज द टेंशन at a distance x from the लास्ट last end। समझ में आ रही है बात? आप इसको भी सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फिर आप ये लिखते कि f माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। m2 की वैल्यू ये रखते, a की वैल्यू ये रखते, टी आ जाता। समझ में आ रही है बात? तो जहां भी रस्सी के अंदर टेंशन निकालनी हो ना, रस्सी को वहां से तोड़ के देखो, तोड़ के उसको दो पार्ट में ले लो। सही बात है बात, पहला पार्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा पहले पे लगाएगा। अरे हाँ है ना? आगे चलूं बेटा? Yes, sir. सभी को यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई भी परेशानी है तो पूछ लो। नहीं ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर आप। एक सेकंड होल्ड रखो।
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। हो गया क्या? सर एक यहाँ पे गिवन है कि ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड। सर हो गया। कितना आया? सर 2f माइनस 10m अपॉन m। 2f माइनस 10m को mg लिख दिया mg अपॉन m। अपॉन m। एकदम सही आंसर आपका। किसका? सम्यक का है ना ये? जी सर। चलिए ब्लॉक का एपीडी बनाते हैं। पहले तो एक बात बताओ, इस रस्सी के ऊपर डायरेक्ट एंड पे फोर्स F लगा है, तो इस रस्सी में सब जगह टेंशन F होगी। आया ना? पूरी रस्सी, सभी Yes. पुलीज स्मूथ है, मासलेस है। ऑल पुलीज आर स्मूथ एंड मासलेस। जब नहीं दिया होगा ना तब अपन यही मानेंगे, स्मूथ एंड मासलेस। और स्टिंग भी मासलेस है, ठीक है, स्टिंग भी मासलेस है। लिख लेना वैसे आप। तो सभी रस्सी मासलेस, पूरी रस्सी मासलेस है तो पूरी रस्सी में सेम टेंशन होगा। कहीं भी देख लीजिए, यहाँ पे ये इसको खींच रहा है F4 से, नीचे वाला को खींच रहा है F4 से, यहाँ पे इसको खींच रहा है F4 से, सब जगह सेम टेंशन होगा। आप ब्लॉक का एपीडी बनाइए, लेकिन ये रस्सी तो कोई दूसरी है, तो यहाँ पे टेंशन में T मान लेता हूँ। तो ब्लॉक का एपीडी बना लेते हैं। ब्लॉक पे बन जाएगा M1G और यहाँ पे बन जाएगा T। ये हो गया। ब्लॉक का एक्सेलेरेशन निकालना है, तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन A मान लिया। तो ये ऊपर का नेट फोर्स हो गया T, नीचे का फोर्स हो गया M1G। M1 क्या है? मास M ही है, तो सीधी बात यही है, M1 नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट। ये एक इक्वेशन आ गई, सुन रहे हो क्या?
अब बस। बात ये कि इस इक्वेशन में अपने को ए निकालना था, लेकिन हमारे पास टी भी तो नहीं पता अपने को। अगर टी पता हो तो ए निकाल दें। तो टी पता करने के लिए हमें गिवन था एफ, एफ हमें गिवन था, तो एफ और टी यहाँ से रिलेटेड है आपस में। तो अपन इस पुली का एफबीडी बनाते हैं, ये पुली को P1 मान लेते हैं। तो ये पुली जो P1 है, समझ में आ रही है बात? ये पुली जो P1 है, इसके ऊपर यहाँ पे लग रहा है F, और यहाँ पे लग रहा है F, राइट? मतलब इसके चारों ओर से रस्सी लिपटी हुई है, और यहाँ पे लग रहा है T। और पुली चूंकि मासलेस है, दिस इज ए मासलेस पुली, तो 2F मस्ट बी इक्वल टू T। अरे हाँ या ना? तो हमें T की टेंशन थी ना कि ये T नहीं पता था अपने को, तो T अपने दूसरी इक्वेशन से निकाल लिया, क्योंकि F तो अपने को गिवन है। समझ में आ रही है ना बात? तो T की वैल्यू होगी 2F, इसको अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ गया 2F माइनस mg शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। ए की वैल्यू आ गई बेटा 2F माइनस mg अपॉन m। सभी बच्चों को समझ में आया? यस। किसी को कोई भी दिक्कत है? आगे चलो भाई। यस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भैया हमारे पास न्यूटन लॉ के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, और साहित्य आपको आ भी गए होंगे। क्या अभी भी नहीं आए? आ गए ना अभी सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट मोशन, कंस्टेंट मोशन क्या है? विवस्था, विवश होना। कंस्टेंट होते हैं ना कि यार मेरे बहुत सारे कंस्टेंट हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। सही बात है गौरव? ऐसे आपने लैंग्वेज सुनी होगी, सुना है कभी वर्ड कंस्टेंट जनरल लाइफ में? सर मतलब तो समझे नहीं कांस्टेंट। कंस्टेंट का मतलब होता है कि यार भाई तुम ये काम कर दो, कि नहीं यार मेरे बहुत सारे कंस्टेंट हैं, मैं कर नहीं सकता, मतलब मैं विवश हूँ, मेरी बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, लाइक दैट। विवश एक हिसाब से विवश होना। कंस्टेंट मतलब जो कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही चलना। अरे हाँ है ना? तो यहाँ पे यस। मोशन, कंस्टेंट मोशन का मतलब ये हो गया कि जैसे अपन किसी ब्लॉक को रस्सी से बांध के खींच रहे हैं, तो ये ब्लॉक इस रस्सी के अलोंग चलने के लिए विवश है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसको इधर ही खींचा जा रहा है, तो ये कंस्टेंट हो गया। अरे हाँ या ना? ये कंस्टेंट मोशन हो गया। तो यहाँ पे मैं ये आपको कंस्टेंट मोशन में अपन दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन स्टिंग कंस्टेंट, और एक पढ़ेंगे अपन वेज कंस्टेंट। स्टिंग कंस्टेंट एंड एक पढ़ेंगे अपन वेज कंस्टेंट। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले स्टिंग कंस्टेंट, स्टिंग कंस्टेंट को अपन शुरुआत करते हैं।
स्टिंग कंस्ट्रेंट मतलब रस्सी से बांध कर किसी चीज को उसके अलोंग चलने के लिए विवश करना। तो स्टिंग कंस्ट्रेंट को पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसमें दो बातों का विशेषकर ध्यान रखा जाएगा। पहला, स्टिंग रिमेन टाइट, स्टिंग मस्ट रिमेन टाइट ड्यूरिंग द मोशन। दूसरी बात का यह ध्यान रखा जाएगा, स्टिंग मस्ट बी इनएक्सटेंसिबल। ठीक है ना। अब रस्सी टाइट रहनी चाहिए। ये रस्सी के दो एंड है, ये रस्सी टाइट रहनी चाहिए। टाइट रहनी चाहिए मतलब ये दोनों एंड के बीच की जो दूरी है वो एल है, तो ये एल की एल ही रहनी चाहिए। एक एंड कभी थोड़ा सा भी नजदीक ना आ जाए दूसरे के। समझ में आ रही है तो बात? अरे हाँ या ना। स्टिंग मस्ट नॉट बी इनएक्सटेंसिबल मतलब ये दूरी बढ़नी नहीं चाहिए। अगर एक्सटेंसिबल हुई तो बढ़ जाएगी दूरी, एक्सटेंड हो जाएगी रस्सी। अरे हाँ या ना। तो हाँ सर। इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए रस्सी, तो दूरी बढ़नी नहीं चाहिए। और टाइट रहनी चाहिए मतलब दूरी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ढीली होगी तो इसका मतलब दूरी कम होगी, तभी तो ढीली हुई है। सही बात है गलत बात? रस्सी। तो एक्चुअली हम इन दोनों बातों से ये बात कहना चाह रहे हैं कि लेंथ ऑफ स्टिंग बिटवीन टू एंड्स मस्ट रिमेन सेम। सही बात है गलत बात? बिटवीन इट्स टू एंड टू एंड्स मस्ट रिमेन सेम। ना तो ये कम होनी चाहिए और ना ही ये बढ़नी चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस। तकलीफ है किसी को? तो इन दोनों एंड के बीच की जो रस्सी है वहां की, उनके बीच की लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। आगे देखते हैं अभी अपन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट अस सपोज ये वाला एंड v स्पीड से जाएगा, तो इस वाले एंड की आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है कितनी होगी। तो तुम्हें पता है कि अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई मतलब b ज्यादा चल लेगा, और इसकी वेलोसिटी अगर कम होगी तो मतलब a कम चलेगा, तो रस्सी एक्सटेंड हो जाएगी। अरे हाँ या ना। यस। अगर v की वैल्यू ज्यादा हो गई a से, तो इसका मतलब b ज्यादा चलेगा और a कम चलेगा, तो रस्सी एक्सटेंड होगी या नहीं होगी? ओवरऑल उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना। सुनने मेरी बात? और अगर ये ज्यादा चल रहे और वो कम चल रहे, तो इसका मतलब लेंथ कम होगी। सुन रहे हो मेरी बात? इसलिए अगर ये लेंथ सेम रखनी है तो जितना ये आगे चला उतना ही इसको भी चलना, उतना ही इसको चलना है, ताकि दोनों के बीच की लेंथ सेम रहे। सही बात है गलत बात? तो एज एल मस्ट बी, लेट सपोज ये आपको नॉन है और ये आपसे पूछा जा रहा है कितनी होनी चाहिए। तो हमें ये पता है कि एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो एल इज कांस्टेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एल मस्ट बी इक्वल टू 0। सही बात है गलत? रेट ऑफ चेंज ऑफ एल मतलब रस्सी के अलोंग, और एल बढ़ रहा है। यहाँ पे देखें तो एल बढ़ रहा है ना, ये एंड आगे आगे जा रहा है, एल से दूर जा रहा है दूसरा एंड से। तो एल इज इंक्रीजिंग एट द रेट वी एंड डिक्रीजिंग एट द रेट वी डैश। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एल आपने को गिवन यहाँ पे कितना है, v माइनस वी डैश। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, सो वी डैश इज इक्वल टू v। सही बात है गलत बात? तकलीफ है भाई? नो सर। अरे हाँ या ना, समझ में आया सभी को? हाँ सर। ये हो गया भाई स्टिंग कंस्टेंट। आगे चलो। यस सर।
नेक्स्ट। अब हमारे पास कई बार ऐसा आ जाता है एक मिनट रुको यार, एक कॉल आ रहा है, मैं उसको बोल दूं कि मेरी क्लास चल रही है, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं। अभी आ रही है आवाज? यस। हम्म। तो यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो। जैसे यहाँ पे तो रस्सी अपन ने सिंगल स्ट्रेट लाइन में ले ली, लेट अस सपोज रस्सी को कहीं पे आपने बेंड कर दिया पुली के अराउंड से, समझ में आ रही है बात? इफ स्टिंग इज बेंड अराउंड ए पुली, स्टिंग bends around a pulley, then take the length of string, take the length of string in two parts, ठीक है ना, in two parts, that is both sides of the pulley। पुली के दोनों साइड के दोनों अलग अलग पार्ट्स के अंदर उसकी लेंथ को ले लो। जैसे आपने ये बोला कि यहाँ पे ये रस्सी है इसकी, और यहाँ पे एक ब्लॉक और है, समझ में आ रही है बात? तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है V1 V2 स्पीड से, तो बताइए ब्लॉक V1 की स्पीड क्या होगी? V2 गिवन है आपको, V2 की वैल्यू दी है। तो अब यहाँ पे आपने जैसे पहले तो रस्सी की एक ही लेंथ थी L, अब आपने क्या करना है, इस लेंथ को दो भाग में ले लेना है, एक लेंथ इधर की और एक लेंथ इधर की, समझ में आ रही है बात? और आपको कहना है कि रस्सी की जो लेंथ है वो L1 प्लस L2 है। पुली का साइज अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं, समझ में आ रही है बात? उसके चारों ओर भी बेंड हुई है वैसे रस्सी, बट वो लेंथ तो उतनी ही रहनी है, उसमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। अगर रस्सी स्लिप भी करेगी तब भी वो ऊपर वाली लेंथ तो उतनी ही रहेगी ना। अरे हाँ है ना? तो इस लेंथ को वैसे ही मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूँ। तो अब आप जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लगाओगे तो हम dl/dt करेंगे, दैट इज इक्वल टू dl1/dt प्लस dl2/dt। समझ में आ रही है तो बात? इस तरीके से करेंगे इसको। अरे हाँ है ना? तो यहाँ पे Yes. कहने का मतलब ये है कि रस्सी यदि कहीं पे पुली के राउंड बेंड हो रही है तो उसकी लेंथ को उसके पार्ट्स में ले लो, एक पार्ट इधर का एक पार्ट इधर। अब L1 का डिफरेंशिएशन अलग से, L2 का डिफरेंशिएशन अलग से। अब हमें ये पता है कि पूरी लेंथ जो कांस्टेंट है, तो पूरी लेंथ का जो डिफरेंशिएशन है उसका तो जीरो आना चाहिए। सही बात है गलत बात? आया ना? अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे सर। आ रहा है ना? चलिए इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना?
कि आगे फिर इसको dl1/dt को क्या लिखेंगे और dl2/dt को क्या लिखेंगे, इसके बारे में फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है एकदम, तो अगली क्लास 5 मिनट बाद ही चालू हो जाती है, वरना तभी एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सभी को समझ में आया जो पढ़ाया था? ये आज है ना, एक्चुअली मैं कहीं सर। बाहर था तो दूसरी डिवाइस यूज किया है, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा आपको या नहीं हुआ? नहीं सर, इतना कुछ नहीं नहीं। सर। चलो ठीक है फिर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, थैंक यू, बाय एवरीवन।